हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र शर्मा। और आज हम फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 है। 11th का जो बेस पक्का करना है वो इसी चैप्टर से आपको करना रहेगा। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से पूरा पढ़िए, बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए और यही चैप्टर आपका जेई नीट के जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो पक्के करेगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें दो पार्ट हैं, तो दो पार्ट ही इसमें रखा जाएगा, यूनिट्स और दूसरा रहता है मेजरमेंट। भाई यूनिट क्या है, छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूं कि जैसे आप 8, 9, 10 में मास एक क्वांटिटी ली आपने तो उसका आप यूनिट लिखते थे केजी। इसी तरह से लेंथ ली तो मीटर, तो उसी को हम यूनिट्स बोलते हैं। मेजरमेंट आपको पता ही है कि भाई किसी चीज को मेजर करना है, तो ये दोनों आपको पता है, बट डिटेल में फिजिक्स में किस तरह से होता है ये इस चैप्टर में हमें देखना है। ओके, अब यूनिट्स में आप सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हो, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज और उसके टाइप्स। सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा, फिजिकल क्वांटिटी क्या है एंड उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। सेकंड पॉइंट है उसको बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। भाई सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन सी है, यानी कैसी सिस्टम है। एक आप जानते हो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम इसको बोलते हैं। इस तरह से हम पूरी पढ़ेंगे डिटेल में, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट्स। क्या देखेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। क्लियर हो गया, ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ओके, टाइप्स ऑफ यूनिट्स आपके उसके बाद पढ़े जाएंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया, फिजिकल क्वांटिटीज हो गए, टाइप्स ऑफ यूनिट डिटेल में हम पढ़ेंगे। अच्छा, मेजरमेंट में क्या होगा, तो मेजरमेंट में हमें 3 बेसिक मेजरमेंट करने रहेंगे। तो उसमें आपके 3 पार्ट पड़ेंगे, लेंथ, मास एंड टाइम। ये 3 मेजरमेंट हमें करने रहेंगे, लेंथ का, मास का और टाइम का। लेंथ और मास का मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि उसमें कुछ अच्छी मेथड और कुछ नए यूनिट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। ओके, इसके बाद उसी के अंदर मेजरमेंट में जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें मेजरमेंट करने के दौरान आपको पता है कि क्या आती है, एरर्स। तो उसमें एरर्स का टाइप जो है, एरर्स कौन सी हैं, किस तरह से उसको समझना है, वो उसमें देखेंगे। ओके, और उसके बाद एरर्स के बाद हम जो देखेंगे वो है डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये दोनों जो है आईएमपी टॉपिक्स हैं जेई और नीट के पर्पस से। ओके, तो आप इनका जो है स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और नोट कर लीजिए। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो आपने पढ़ रखी है जैसे कि मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, 10th में देखा होगा। तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिजिक्स में क्या होता है कि जो क्वांटिटीज होती है
जो क्वांटिटीज हम डिफाइन करते हैं वो क्वांटिटीज अगर फिजिक्स के सभी लॉ को रिप्रेजेंट करती हो तो उनको हम कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, द क्वांटिटीज विच रिप्रेजेंट्स ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स then they are known as physical quantities. पक्का? रिपीट करके ये डेफिनेशन है, लिख लीजिए, याद रहेगा. सिंपल है. मैं यहाँ पे लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. मैं जो बोल रहा हूं आप उसको पॉज करके या रिपीट करके फिर से आप लिख सकते हैं. ओके, तो ये हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी. ओके, अब इसके टाइप्स देखते हैं. भाई इसके हमें 3 टाइप समझने हैं. कितने टाइप है इसके? 3 टाइप है. तो जो पहला है टाइप वो है बेस्ड ऑन डायरेक्शन. बेस्ड ऑन डायरेक्शन. सेकंड है बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी. एंड थर्ड है supplement. Okay, so there are total 3 types of physical quantities we have to study in physics. Okay, physical quantity क्या है ये तो समझ में आ गया कि फिजिक्स के जो सारे लॉस हैं उनको रिप्रेजेंट करती हुई क्वांटिटीज जो है उसको फिजिकल क्वांटिटी को. अब बेस्ड ऑन डायरेक्शन वी ऑल नो वी हैव 2 पार्ट्स और 2 टाइप्स. फर्स्ट वन है स्केलर, सेकेंड वन है वेक्टर. ओके, सिंपल है. व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर ये हमें पता है. बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी. डिपेंडेंसी ये अच्छा ये भी आपको बताया जाएगा. अभी देखना है तो अभी हम देख सकते हैं. चलो एक एक देखते जाते हैं. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. पहला ये पॉइंट हमारा रहेगा. इसमें पहला जो टाइप है वो बेटा स्केलर है. तो स्केलर जो है उसमें आपको पता होगा कि द क्वांटिटी विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड और विच कंटेन्स ओनली मैग्नीट्यूड. तो इसमें क्या बोल सकते हैं? द फिजिकल क्वांटिटी विच कंटेन्स ओनली मैग्नीट्यूड. इसमें सिर्फ मूल्य होता है, वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है. इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है. तो इसको कौन सी बोला गया बेटा? स्केलर क्वांटिटी. ओके, स्केलर क्वांटिटी का हमारे पास जो एग्जांपल है वो ये है भाई. सिंपल एग्जांपल है मास. अब आप ऐसा मास का यूनिट तो जानते ही हो केजी. अब आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि भाई आपके पास एक बॉडी है उसका मास यहाँ पे इतना है और अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो इतना चेंज हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जाओगे तो चेंज हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. तो मास है ना वो विदाउट डायरेक्शन वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से लिखा जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम बोले तो 5 kg, 3 kg ऐसा एग्जांपल हो सकता है. समझ में आया ना? बिल्कुल इजी है. तो ये आपका मास एग्जांपल के तौर पे हो गया. बेटा सेकंड जो एग्जांपल है जिसमें स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आती है वो एक और आप ले सकते हो वॉल्यूम. बहुत सारे वॉल्यूम है, फिर टाइम है. भाई टाइम में भी ऐसा नहीं होता है कि भाई टाइम इस डायरेक्शन में अलग हो. वॉल्यूम में भी सेम रहता है. वॉल्यूम का यूनिट आपको पता ही है मीटर क्यूब, इसका सेकंड. ओके, भाई टाइम इतना हुआ तो इस डायरेक्शन में इतना, इस डायरेक्शन में इतना, ऐसा चेंज नहीं होता है. तो सिंपल एग्जांपल हो गया बेटा कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी. सेकंड इसमें जो बनती है वो कौन सी बनती है बेटा? वेक्टर. अब जो वेक्टर क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वी रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन. The physical quantities which contains magnitude and direction both, then the quantity is known as vector quantity. Okay, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं भाई. वेलोसिटी.
दूसरा एग्जांपल आप कह सकते हो एक्सेलरेशन, और तीसरा एग्जांपल आप कह सकते हो फोर्स। और भी बहुत एग्जांपल है भाई। जो स्पीड है वो इधर आएगी, स्पीड स्केलर है। जो हमारी बाइक होती है उसमें स्पीडोमीटर होता है और वो स्पीड बताता है, और उसमें आपने कभी भी देखा हो नहीं होगा कि भाई वो कभी नेगेटिव बताता है, आगे जाओ तो पॉजिटिव, पीछे जाओ तो नेगेटिव, ऐसा नहीं होता है क्योंकि स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। हाँ, यहाँ पे वेलोसिटी जो आप पढ़ने वाले हो, एक्सेलरेशन वो भी पढ़ने वाले हो, फोर्स ये भी पढ़ने वाली, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी। एक एग्जांपल देता हूँ फोर्स का। अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओ और इस डायरेक्शन में लगाओ तो इफेक्ट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसका मतलब फोर्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। समझ में आया? किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे छोड़ो तो वो नीचे पड़ता है, पर फोर्स इधर लगा के आप ऊपर लाओ तो, इसे छोड़ो तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लगता है, और ऊपर लेके आओ तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के ऊपर लेके आए, तो इफेक्ट चेंज हो जाती है। इसीलिए फोर्स वो वेक्टर क्वांटिटी आती है। वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। आप एक्सेलरेट दे रहे हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, आप ब्रेक लगा रहे हो तो रिटार्डेशन बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है? तो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो ये आपको डिटेल में आगे पढ़ाई जाएगी, ठीक है? आपको इसमें ये कौन सा चैप्टर में आने वाली है, आपके फोर्थ चैप्टर में। अभी सिर्फ इतना याद है, ओके? चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, फिर नोट्स बना लीजिए, और डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूं वो आप अंदर नोटबुक में लिख लीजिए। डिपेंडेंसी के भी बेटा दो टाइप है। पहला जो है उसको बोलेंगे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी बोलेंगे बेटा? फंडामेंटल। और दूसरा जो होता है टाइप इसका होता है डिराइव्ड। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अब भाई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं? तो भाई ये मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको सिलेक्ट किया जाता है, ओके? और उनसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव किया जा सकता है। तो दिस ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आया? कम से कम, ओके? तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो द ग्रुप मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और द ग्रुप ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज which represents all, or we can derive all different physical quantities from this minimum group of physical quantities is called fundamental physical quantities। पक्का? यानी यहां पे हमारे पास कितनी फंडामेंटल है? तो we have 7 फंडामेंटल। कितनी है बेटा? 7। ये आगे आने वाली है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं। एग्जाम्पल ले लीजिए, तो कुछ एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं। तो भाई लेंथ, मास, टाइम, ये सारी फंडामेंटल है। मिनिमम नंबर ऑफ जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम फंडामेंटल बोलते हैं। पक्का? सेकंड बेटा डिराइव, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल they are known as derived। समझ में आ गया? जिनको इनपे से डिराइव किया गया है। तो एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, हम स्पीड की बात करते हैं। तो भाई स्पीड का इक्वेशन बेटा क्या लिखते हैं हम लोग, बताइए? स्पीड का इक्वेशन हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई डिस्टेंस को हम लेंथ भी कह सकते हैं। तो देखिए, स्पीड जो है लेंथ और टाइम का रेशियो लोगे
तब जाके बनती है, और लेंथ और टाइम तो फंडामेंटल है। दैट्स व्हाई स्पीड कौन सी हुई, डिराइव्ड। ओके, इसी तरह से आप वॉल्यूम भी कह सकते हो। वॉल्यूम यानी लेंथ जो होता है उसका क्यूब। आप अगर मानो एक क्यूब ले लो और उस क्यूब का जो लेंथ है एल है, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, एल क्यूब, यानी लेंथ का क्यूब। अब लेंथ कौन सी है भाई, फंडामेंटल, उस पे से कौन सी बनी, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसी हो गई, डी राइट। एक और एग्जांपल देखिए भाई, डेंसिटी, तो उसको हम बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। मास फंडामेंटल है और वॉल्यूम ऑलरेडी डिराइव्ड है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो बनेगी वो डिराइव्ड ही होगी। समझ में आ गया? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वी हैव टू फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। समझ में आया? बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, थर्ड देख लेते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में भी हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं। सप्लीमेंट्री में भी हमारे पास दो, ओके। अब है थर्ड टाइप, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि जब भाई जो पहले चार टाइप हमने देखे, इन दो में, इसमें दो और इसमें दो, उनके बाद कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके बिना फिजिक्स में स्टडी और एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल एंड सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल। ओके, अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। प्लेन एंगल को हम बोलते हैं 2D और ये बनता है 3D। एंगल तो आप लोगों को पता ही है। क्या पता है आप लोगों को? एंगल पता है। तो एंगल में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, दो एंगल आपको पढ़ने हैं। प्लेन एंगल हम डिटेल में पढ़ेंगे, सॉलिड एंगल भी डिटेल में बताया जाएगा, बट इसका यूज नहीं होगा आगे, इसी का यूज करना है। ओके, तो प्लेन एंगल यानी एंगल इन 2D, तो ये आप कैसे पढ़े हो? तो एक सेंटर ले लीजिए, एक रे बनाइए, ओके, और दूसरी एक रे बनाइए। तो यहां पे जो है आपको आर्क दिखेगा। क्या दिखेगा? ये आर्क। सेम इनकी लेंथ है, मान लो, या तो आप इसको आर्क ही मानिए, तो ये आर्क की रेडियस हो गई, ऐसे मान लीजिए। तो यहाँ पे जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं बेटा? प्लेन एंगल, और उसको डिनोट किया जाता है बाय थीटा। समझ में आया? एक आर्क लीजिए और उस आर्क के द्वारा सेंटर ओ पे जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल। पक्का? ओके, अब इसका एक इक्वेशन आता है, वो देखिए। प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या इक्वेशन आता है इसका? आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर? अच्छा, ये इक्वेशन कहां से आया है ये आपको मैं अभी 2 मिनट में बता देता हूं। देखिए, एक सर्कल लीजिए, सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो क्या लिखा जाएगा? 2 पाई आर। सरकमफेरेंस क्या लिखा जाता है? 2 पाई आर। भाई इसमें ये जो 2 पाई है इसको हम एंगल बोलते हैं, और ये क्या हो गया? रेडियस। ओके, और जो सरकमफेरेंस है यानी इतना सा लो तो ये आर्क हुआ, तो पूरा सर्कल लिया तो वो भी एक टाइप का आर्क ही हुआ। तो सरकमफेरेंस को भी हम यहाँ पे, सरकमफेरेंस जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं? आर्क। क्लियर? तो आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस।
तो व्हाट इज एंगल? आर्क अपॉन रेडियस। समझ में आया? क्लियर ना कहां से आया ये इक्वेशन? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, क्योंकि हमें सर्कमफेरेंस का इक्वेशन पता है 2 पाई आर, उसमें आर रेडियस है और 2 पाई एंगल है। 2 पाई क्या है? एंगल है। तो एंगल इंटू रेडियस इज इक्वल टू आर्क। अब सर्कमफेरेंस आर्क कैसे हुआ? तो बेटा इसको हम आर्क बोलते हैं, तो ये जितना बड़ा होता जाएगा ये एक टाइप का आर्क ही है, तो आर्क बोला गया इसको। तो आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल इज इक्वल टू क्या हुआ? आर्क अपॉन रेडियस। पक्का? ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट कर लेना, फॉर नॉलेज है, पूछा नहीं था। ओके, अब इसका यूनिट भी आपको यहीं पे बता देते हैं, रेडियन। एंगल का जो यूनिट है एसआई यूनिट, और सप्लीमेंट्री यूनिट भी उसको कह सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का सप्लीमेंट्री यूनिट होता है रेडियन। ओके, अब रेडियन की क्या डेफिनेशन है ये देखिए, वो देख लीजिए, समझ लीजिए। व्हाट इज रेडियन? रेडियन वो ऐसा यूनिट माना गया है एंगल के लिए। समझ में आना है? डिग्री नहीं यूज करना है। मेरे एक पूरा लेक्चर मैंने बनाया इस पे, वो आप देख सकते हो, बट एक बार छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे समझ लीजिए। व्हाट इज रेडियन? अगर आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस जितनी हो, तो इस आर्क के द्वारा जो सेंटर में जो एंगल बनेगा उस एंगल को कितना बोला जाएगा? 1 रेडियन। रेडियन का सिंबल है RAD, मैंने यहाँ पे 1 रेडियन लिखा है। समझ में आया? हाँ, जिस आर्क की लेंथ रेडियस जितनी हो, तो उस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उस एंगल को कितना बोला गया है? 1 रेडियन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियन। तो आपको ये इक्वेशन और ये यूनिट याद रखना है, क्योंकि अब यही आप यूज करोगे आगे। पक्का? ये कौन सा एंगल हो गया? प्लेन एंगल, जो 2D में ड्रॉ हुआ। ये 2D ही है, हम नोटबुक में भी ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, और ये कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की। भाई सॉलिड एंगल यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करना डिफिकल्ट रहता है, बट मैं आपको कैसे समझना है वो बता देता हूँ। एक स्फीयर लीजिए। अच्छा, स्फीयर में भी आप सोच लीजिए, ये फुटबॉल है बेटा। क्या है ये? फुटबॉल है। ये उसका सेंटर है। अब फुटबॉल में आप देखते हो कि ऐसे कुछ पार्ट्स बनाए जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। याद आ रहा है ना? ये मैंने ब्लैक वाला पार्ट लिया है मान लीजिए, और यहाँ पे इसके 4 जो वर्टेक्स बने उनके द्वारा यहाँ पे एक 3D में एंगल बनेगा। सोचिए, ये 1 2 3 4, ये 4 में से आपकी आंख के आगे लाइन आ रही है, तो वो एंगल जो बना रहे हैं वो कौन सा बोला जाएगा बेटा? सॉलिड एंगल। तो ये जो बना, ये एरिया हुआ। क्या हुआ? एरिया। स्मॉल एरिया लिखना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ए। क्या लिख सकते हैं बेटा? डेल्टा ए। ओके, और ये जो है रेडियस, इसकी कितनी? ये रेडियस ही होगी, ये 3D में बताया बेटा, इसलिए ये रेडियस ही है। वो बॉल है पूरा इतना, और यहां से यहां से यहां से यहां से, तो ये सारी रेडियस ही रहेंगी। तो ये रेडियस है। तो यहाँ पे जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम कौन सा एंगल बोलेंगे? सॉलिड एंगल। एंड सॉलिड एंगल जो डिनोट किया जाता है वो आप ओमेगा से डिनोट करते हो। किससे डिनोट करते हो? ओमेगा। अभी डेल्टा छोड़ देते हैं, अभी ओमेगा लिखा है। ओके, क्लियर है? ओमेगा और ये एरिया। एंगल कितना बना भाई? ओमेगा। ओमेगा यानी सॉलिड एंगल। सिंबल ऑफ सॉलिड एंगल इज ओमेगा। पक्का? अच्छा, क्लियर हुआ? अब इसका इक्वेशन क्या बनता है ये देख लीजिए। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्मॉल लेते हैं तो डी लिखते हैं, या आप अगर डेल्टा लिखो तो भी चले स्मॉल के लिए। तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन रेडियस स्क्वायर। ये
सॉलिड एंगल का इक्वेशन है। जैसे यहाँ पे प्लेन एंगल का है वैसे यहाँ पे सॉलिड एंगल का इक्वेशन। पक्का? अच्छा, सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो है स्टीरेडियन। क्या है बेटा? स्टीरेडियन। और इसका जो सिंबल रहता है वो लिखा जाता है SR। समझ में आया? क्या है? SR। पक्का? स्टीरेडियन और ये रेडियन, RAD और ये SR। अब स्टीरेडियन जैसे 1 रेडियन की डेफिनेशन देखी वैसे ही हम 1 स्टीरेडियन की भी डेफिनेशन देख लेते हैं या SR लिखते हैं। इसको सिर्फ समझिए। रेडियस के स्क्वायर जितना एरिया वाला जो पार्ट है उस पार्ट के द्वारा स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, फिर से एक बार, रेडियस के स्क्वायर जितना एरिया वाला जो पार्ट है उसके द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोला गया है? 1 स्टीरेडियन। पक्का? 1 स्टीरेडियन किसे बोला गया है? तो यहाँ पे आपका 1 SR भी खत्म और 1 रेडियन भी खत्म हो गया। क्लियर है ना? पक्का कर लेना। ये इक्वेशन मोस्ट टाइम भी है, इसको आपको याद रखना ही है। समझ में आया? ओके, सॉलिड एंगल और ये प्लेन एंगल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए, यहां पे हमारी फिजिकल क्वांटिटीज खत्म हो गई। अब हम क्या देखें पता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखते हैं। क्या देखेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी भाई यूनिट्स की जो है सिस्टम बनाई गई है अलग अलग अलग। तो जैसे पुराने जमाने में कुछ टर्म्स यूज होती हैं जो अभी नहीं होती है, पहले जो होती थी, जैसे कि फीट या फुट आप जो बोलते हो, फुट जो है वो पहले यूज होता था। अभी हम फिजिक्स में या कहीं पे भी फुट यूज नहीं करते हैं, कई बार क्वेश्चन में हो सकता है, बट मीटर यूज होता है लेंथ के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से पुरानी सिस्टम क्या थी और अब नई क्या है ये देखेंगे। तो सबसे पहली जो सिस्टम है यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम्स। तो जो पहली सिस्टम थी वो थी FPS, जो ब्रिटिश सिस्टम थी, FPS। ओके, इसमें 3 चीजें आती हैं, लेंथ, मास और टाइम। ओके, चार्ट बना लेते हैं जिससे समझने में इजी होगा। तो पहली जो लेंथ है, FPS जो सिस्टम है उसमें लेंथ को बेटा फुट या फीट भी लिखते हो वो भी चलेगा, और उसका सिंबल है FT, स्मॉल में FT। ये पुराना है, इसको ज्यादा हमें यूज अब नहीं करना है, तो ये पुराना लेंथ को फुट में। यहाँ पे मास पाउंड में यूज होता था और टाइम तो पहले से ही सेकंड में यूज होता है। यानी लेंथ का यूनिट फीट था, मास का यूनिट पाउंड था और टाइम का यूनिट सेकंड था। उस सिस्टम को क्या बोला गया? FPS। देखो इनका जो फर्स्ट लेटर है वही यहाँ पे FPS, इसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। पक्का? उसके बाद सेकंड सिस्टम आई जिसको CGS सिस्टम बोलते हैं, और जो गाउसियन सिस्टम भी बोली जाती है, ये फ्रांस में ढूंढी गई थी, फ्रांस लोगों ने बनाई थी। भाई उसमें गाउस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेशन दिया था, इसीलिए इसे गाउसियन भी बोलते हैं, CGS। अच्छा, अगेन CGS का मतलब भाई लेंथ में सेंटीमीटर यूनिट, G का मतलब ग्राम और टाइम का मतलब सेम टू सेम
सेकेंड होता है। क्लियर है? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो इनका जो फर्स्ट लेटर है CGS, आ गया ना? लेंथ, मास, टाइम, एकदम इजी है। ओके, थर्ड जो बनाई गई इसके बाद वो जिसका नाम है MKS, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर अगेन सेकेंड। ओके, पूरा नहीं लिख रहा हूं, मीटर, किलोग्राम आप समझ लीजिए। फर्स्ट जो लेटर है वो आ गया आपका MKS। तो यूनिट्स पे से ही सिस्टम का नाम बन रहा है। उसके बाद चौथी जो सिस्टम बनाई गई वो बनाई गई MKSA, यानी मीटर तो वही है, किलोग्राम भी वही है, सेकंड भी वही है, बट अब एक नई क्वांटिटी आई जिसको हमने बोला इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पे ढूंढी गई और उसका यानी यूनिट है एम्पियर। पूरा नहीं लिख रहा हूं, एम्पियर उसका पूरा लिखना है तो आपको पूरा नाम स्मॉल में लिखना है। और ये उसका जो फर्स्ट लेटर है उससे ये बन गई MKSA। अब एम्पियर क्यों डाली गई? क्योंकि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है वो फंडामेंटल यूनिट की तौर पे नहीं लिया गया, इसके बाद लिया गया और फिर उसको सिस्टम में इंक्लूड किया गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के बिना बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उसको यहाँ पे यूनिट की जो सिस्टम है उसमें इंक्लूड किया गया। पक्का समझ में आ गया? ओके, अब इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दी गई। पहली सिस्टम, दूसरी सिस्टम, यहाँ पे ये ढूंढी नहीं गई थी, यहाँ पे MKSA में आई। ओके, अब फुट, पाउंड और सेकंड, FPS के बाद CGS क्यों लाई गई? तो भाई इसमें जो कन्वर्जन था, कन्वर्जन इज वेरी डिफिकल्ट। जो कन्वर्जन होता था, जैसे फुट है और उसका सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्जन करना था बड़े यूनिट्स में, तब ये तकलीफ वाली बन जाती थी, प्रॉब्लम हो जाती थी, इसीलिए इसको हटाया गया। इसमें आया इस सिस्टम को, इन दोनों सिस्टम को बोला जाता है मैट्रिक सिस्टम। इसको भी बोला गया मैट्रिक। अब मैट्रिक सिस्टम का मतलब क्या है कि इनका जो कन्वर्जन होता है वो मैट्रिक यानी 10 की पावर में होता है। कन्वर्जन किसमें होता है? 10 की पावर में। देखो, मीटर टू सेंटीमीटर, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो लिखा जाएगा? 10 की कितनी पावर? 2 पावर। इसीलिए इस सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम बोला गया इन दोनों को। देखो, किलोग्राम, भाई 1 किलोग्राम 10⁻³ ग्राम होता है बेटा। हाँ, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो 10 की पावर में हुआ, तो इन दोनों में जो कन्वर्जन होता है वो 10 की पावर में होता है, इसीलिए इनको कौन सी सिस्टम बोली गई है? मैट्रिक सिस्टम। अब ये बहुत छोटे यूनिट हैं, ग्राम और सेंटीमीटर, प्रैक्टिकली इनको यूज करना बहुत, ये छोटे हो जाते हैं। तो ये छोटे हैं, इसीलिए CGS के बाद कौन सी बनाई गई? MKS। ये इससे 100 गुना है, ये इससे 1000 गुना है। समझ में? सेकंड तो इट इज ओके, क्लियर। फिर ये भी मैट्रिक सिस्टम ही है, इसमें भी कन्वर्जन 10 के पावर में होते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन दी। और लास्ट जो सिस्टम है बेटा वो है SI। SI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आप लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इसमें ये 3 क्वांटिटी नहीं थी, इसमें टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज ली गई और 7 यूनिट्स लिए गए। ओके,
7 क्वांटिटीज और 7 यूनिट्स बनाए गए जो इंटरनेशनली हमें मानना पड़ा, क्योंकि सभी की सिस्टम अलग अलग थी। ब्रिटिश की अलग है, अभी भी आप अमेरिका में जाओ तो पाउंड है। फिर आपको एक और बात पता हो, अमेरिका में भाई माइल, आप अगर टीवी देखते हो तो वहां पे इंटरनेशनल अगर कोई शो आता है तो उसमें माइल का यूज करते हैं, माइल पर आवर, तो वो अलग अलग यूनिट यूज करते हैं। तो एक आप कंट्री में से दूसरी कंट्री में जाओ तो यूनिट चेंज होते हैं, तो तकलीफ न हो इसीलिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाई गई कि भाई यही 7 यूनिट आपको बेस मानने हैं और इनको फॉलो करना है, और हम भी यही करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स खत्म हो गई है। ओके, समझ में आया सबको? सिस्टम ऑफ यूनिट्स किस तरह से डिफाइन होती है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, आज इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखेंगे, जो यहाँ पे अभी बताई वो किस तरह से आगे यूज होंगे, और यूज होने पे यूनिट्स के जो टाइप्स होंगे वो देखेंगे। क्लियर? तो यूनिट्स के टाइप्स हैं अलग अलग अलग, और आगे उसमें बढ़ते जाएंगे। ओके, होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और मेहनत करके आप इसको रिपीट करके नोट्स जरूर से बनाइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।